तो चलिए यहाँ 10वीं विज्ञान है, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। और एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बुक में पहला पॉइंट दिया है अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। एक प्रैक्टिकल है, तो इस प्रैक्टिकल से आप समझिए और मौका मिले तो लैब में इसको ज़रूर करिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये एक क्या लगाया गया है, स्टैंड है ना। उस स्टैंड में ये परख नली को टाइट करने वाला स्टैंड लगा है। यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं ट्यूब जैसे है, कांच की नली होती है, परख नली होती है। इस परख नली के भीतर क्या भरा गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया है और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाले गए हैं। साथ में यहाँ पर एक कॉर्क लगा है। कॉर्क का मतलब ये है जो उसको एयर टाइट कर दे, बाहर न जाने दे उसकी गैस वगैरह। इसमें एक प्रवाह नली लगी हुई है, ये देखिए इससे ये नली है और इस नली को जो है हम एक साबुन के विलयन में डुबो करके रख दिए। ठीक है, अब इसमें रासायनिक क्रिया होती है। यहाँ पर जो है दानेदार जिंक जो होता है एक धातु है ना। ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। जब क्रिया करता है तो इससे कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। यही बुलबुले यहाँ पर निकलते हैं और ये बुलबुले फिर यहाँ से यहाँ निकलते हैं और जैसे निकलते हैं तो इसके सामने जलती हुई मोमबत्ती निकाल ले आओ तो ये पाप ध्वनि से, ऐसे पाप ध्वनि से क्या होता है, फटफट की आवाज़ निकालते हैं और जल उठता है। तो हमको क्या पता चला कि कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी ध्वनि निकालती है, पाप ध्वनि निकालती है। इसका मतलब ये है कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकालती हैं, पाप ध्वनि निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। पर कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, उस गैस के सामने क्या लाओगे, जलती हुई मोमबत्ती, तो फट की आवाज़ आएगी, पाप ध्वनि आएगी, तो हम जान लेंगे कि यहाँ पर ये गैस निकल रही है। दूसरा, इसमें साबुन का विलयन क्यों लिए यार, सीधे पानी ही ले लेते, क्योंकि साबुन के विलयन में बुलबुले आसानी से बनते हैं, उसमें हमको दिखेंगे बुलबुले बनते हुए तो हम और जानेंगे कि कुछ तो इसमें से निकल रहा है। इसलिए इसमें कौन सा विलयन भरा जाता है, साबुन का विलयन भरा जाता है। चलिए अब इसमें एक इस क्रिया को देखते हैं क्या है। तो एक स्टैंड पर, ये सारा कुछ मैं नहीं लिखाता हूँ, आपको रासायनिक समीकरण में सीधे पहुँचा देता हूँ। ये है क्रिया, तो आपको समझ में आ गई होगी। चित्र यदि आपसे बन जाए तो उस क्रिया को आप लिख सकते हो। रासायनिक समीकरण देखो इस अभिक्रिया का, केमिकल इक्वेशन क्या है, ZnS, दानेदार जिंक को हम लिखते हैं Zn और वो सॉलिड अवस्था में इसलिए क्या लिख दिए, S। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ये जल में घुला रहता है इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, AQ। जब इसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े हम डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में इसमें ये तीर ऊपर लगा है, माने H2 गैस निकलती है। ठीक है, अब क्या ये कि H2S4 के साथ भी होता है कि और दूसरे के साथ होता है, तो चलिए हम अन्य अम्लों के साथ भी इसका परीक्षण करते हैं। तो देखिए, यदि मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लूँ HCl, HNO3 ले लूँ नाइट्रिक अम्ल या एस्टिक अम्ल ले लूँ के साथ भी यह प्रयोग दोहराते हैं तो परिणाम समान रहता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती ही है। तो कुल मिला के जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती हैं, निकालती हैं। क्लियर हो गया। तो सीधा निष्कर्ष क्या निकला कि सभी स्थितियों में धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, धातु धन अम्ल बराबर लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। ठीक है, अभी हम जिंक का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर जिंक ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, कोई भी धातु ले लो, यहाँ पर कोई भी अम्ल ले लो, क्रिया करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब क्षारों का देखते हैं यार कि जो क्षार होते हैं वो धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हम पूरा प्रयोग फिर से वही वाला करेंगे, पूरा प्रयोग हम फिर से क्या करेंगे, वही वाला करेंगे। इसमें अंतर क्या हो जाएगा इस प्रयोग में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं दोबारा से उसी चित्र में चलता हूं। ठीक,
यहां पर पूरा प्रयोग सेम रहेगा, है ना। अंतर क्या रहेगा यार? अंतर ये रहेगा कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह यहां पर हम भर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में जिंक के टुकड़े ही डाल रहे हैं। बाकी सारा सेटअप यही है, ठीक है। अब चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह हम उस नली में क्या लगा देंगे, क्या डाल दें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो देखिए इस अवस्था में भी क्या होता है, इस अवस्था में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हम उसी तरह से चेक करते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि आती है। तो यहां भी लवण ही बनता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हो गया, तो ये Na2ZNO2 ये जिंक के साथ ये सब इकट्ठा हो गया, साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो क्या ये सभी के साथ होता है ना? क्षारकों के साथ ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, यह केवल कुछ सक्रिय धातुओं के साथ ही होती है। तो यहां पर देखो, अम्ल के साथ यदि धातुएं क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्षारों से जब धातुएं क्रिया करती हैं तो जो सक्रिय धातु होती हैं उनसे हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, बाकी से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको अब मेन पॉइंट क्या ध्यान देना है, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम ध्यान देते हैं और इसको समझते हैं। तो देखो, अम्ल और क्षारक दोनों ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल से क्रिया करे धातु तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, क्षार से भी क्रिया करे तो क्या निकालेगी? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की जांच हम कैसे करेंगे? द पॉप टेस्ट उसको बोलते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास लाएं। यदि गैस पॉप की ध्वनि से जलती है तो वह हाइड्रोजन गैस होती है। परीक्षा में आ ही जाता है कि हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कैसे करें। यदि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले आएं। यदि उसमें फटफट की आवाज़ आती है, पॉप ध्वनि आती है, माने वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से जो है अम्ल और क्षार धातुओं के साथ क्रिया करते हैं।